तो मुरादनगर में एक गंग नहर थी जो सड़क को क्रॉस करती थी, उस पे लाकर उनका इरादा था वहीं सबको मार देने का। उन्होंने कोशिश की, पीएससी ने उन्हें उतार के मारने की। शोर हो गया, एक दूध वाली गाड़ी आ गई, तो उससे डर के फिर ये वापस भागे। वो ऐसा दृश्य है जो बयान करना थोड़ा मुश्किल है। बॉडीज पड़ी हुई थी नहर की पटरी पर, नहर के अंदर कुछ डूबी हुई थी, कुछ बह रही थी नहर से। उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ का एक गांव लगता है जिसका नाम है जुकहरा। जुकहरा गांव में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी और लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलेंगी 40,000 से ज़्यादा किताबें। वो किताबें जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हम अगर इतिहास के आईने में झांक कर देखने की कोशिश करें तो इसी गाँव में एक भूमिहार परिवार में एक लड़के का जन्म होता है, जिस लड़के का नाम रामानंद राय रखा जाता है। वो पढ़ लिख कर वो लड़का जज बन जाता है और उनकी पत्नी होती हैं सरस्वती देवी। उनको होते हैं 4 बच्चे, 4 लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है। अगर हम सबसे बड़े वाले बेटे की बात करें तो सबसे बड़ा वाला बेटा पढ़ लिख कर जज बन जाता है, दूसरा बेटा पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर बन जाता है और तीसरा बेटा भी पढ़ लिख कर IPS ऑफिसर हरियाणा कैडर के बन जाते हैं। उसके नंबर बाद आता है चौथा नंबर, जो कि आगे चल के बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं और बेटी उनकी शादी हो जाती है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब से। तो ये फैमिली बड़ी ही शानदार, बड़ी दिलचस्प। लेकिन हम आज की कहानी के माध्यम से इस जानने के लिए आए हैं जो उस भूमिहार परिवार के जज बेटे जो जज बनते हैं, जज के बेटे जो दूसरे नंबर के IPS ऑफिसर बनते हैं। तो IPS ऑफिसर की हम बात करें तो शुरुआत में वो जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखना शुरू कर दिया और कविताएं लिखने के साथ साथ फिर उनका मन थोड़ा उबा तो कहानी लिखनी शुरू कर दी, कहानी से मन उबा तो फिर उन्होंने उपन्यास लिखने शुरू कर दिया। उनका जो जवानी का वो दौर था उसमें उन्होंने बड़े करीब से उन लोगों को देखा जिन लोगों को हम पढ़कर अपने एग्ज़ामों में लिखते हैं, जैसे महादेवी वर्मा हो, धर्मवीर भारती हो, या फिर सुमित्रानंद पंत जी हों, या फिराक गोरखपुरी हों। साथ ही उनकी ख़ास बात ये रही कि एक बार एक किताब पढ़ रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, और उस वक्त से पहले वो जनेऊ पहनते थे। तो उस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने जनेऊ को काट के ही फेंक दिया। UPSC का एग्ज़ाम वो इसलिए दे पाए जब उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश होता है तो वहाँ सामान्य एक स्टूडेंट, जैसे एक 2nd डिवीज़न के स्टूडेंट होते हैं वैसे थे। अब वो अपने आसपास का माहौल देख रहे हैं, अपने ही सीनियर को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने अपना एग्ज़ाम क्रैक करना शुरू कर दिया। तो उनके मन में एक ललक जागी कि यार जब ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। और UPSC 1975 की बात है, उन्होंने वो क्लियर कर दिया और IPS का उनको कैडर मिल जाता है। अपने जीवन काल में बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने काम किए और कई ऐसी किताबें लिखी। उन किताबों की वजह से आज वो पूरी विश्व में विख्यात हैं। ऐसा कौन ऑफिसर होगा और जो किताबों की तरफ जिसका भी ध्यान होगा, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। लंबे समय से वो हिंदुस्तान अखबार के लिए लिखते भी रहे हैं। उनकी कई ऐसे उपन्यास हैं जिनकी हम बात करें, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र का, तबादला, प्रेम की भूत कथा, रामगढ़ में हत्या। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा इंट्रोडक्शन ये क्यों दिया गया है, क्योंकि वाकई ये इंट्रोडक्शन इतना सारा नहीं है, बल्कि इतना सारा है कि मैं अगर देने पे आऊँ तो हो सकता है कि मुझे ही कम से कम अच्छा खासा वक्त लग जाए। लेकिन जो इनकी लिखी हुई कुछ चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों में से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे शहर में कर्फ्यू, अगर हम उसकी बात करें तो वो शायद एक आध भाषा होगी जिसमें उसका ट्रांसलेट नहीं हुआ है। भारत में जितनी भाषाएं 24-25 भाषाएं बोली जाती हैं, हर एक भाषा में उसका ट्रांसलेट हुआ है। और हमारी मुलाकात है, आज हमारे मेहमान हैं। आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं उनके साथ बैठकर। नाम है विभूति नारायण राय, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में DG के पद से रिटायर होते हैं। 1975 में भर्ती होते हैं और 2011 में रिटायर हो जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसे आपने अपनी शहर में कर्फ्यू है उसमें एक चैप्टर की हम बात करें तो एक 2.5 साल की बच्ची है जो बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। शाहिदा की वो बेटी है, उसके लिए दवा लेने की कोशिश भी करने जाती है, लेकिन जब दवा लेके वापस लौट कर वो आ रही है तो उसके पास जो दवाइयाँ हैं तो शायद अपनी बेटी को ज़्यादा दवा पिला देती है, लेकिन वो शायद मर जाती है। और शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और आप उसी शहर के SP सिटी हैं। ये बात इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की बात है। तो क्या हुआ था, मतलब अगर उससे डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो। देखिए, ये एक सच्ची घटना पे आधारित उपन्यास है। छोटा सा उपन्यास है, शहर में कर्फ्यू। 1980-81 में जब मैं इलाहाबाद में SP सिटी था, मेरी सर्विस की शुरुआत हुई थी, 5-6 साल की सर्विस हुई थी। उसी समय मुझे इस जो एक सांप्रदायिक दंगा था इससे निपटने का मौका मिला
और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं तो नंबर 2 था पुलिस हायरार्की में, लेकिन जो नंबर 1 थे वो छुट्टी चले गए, तो एक तरह से मुझे इसे हैंडल करने का मौका मिल गया। जो मेरे दफ्तर के पीछे ही एक गली जाया करती थी, रानी मंडी गली थी, उसमें ये परिवार रहता था जिसमें एक बच्चा मर गया। उस बच्ची को दफनाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी उस परिवार को, और कैसे वो कर्फ्यू पास बना, किस तरह से 3, 4, 5 लोग परिवार के जा पाए, जाके दफना पाए, ये सारी चीज़ें वो एक तरह से वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था राज्य, इसको एक्सपोज करते। मैंने किताब में कुछ और पढ़ा है और आपके इंटरव्यू में कुछ और सुना था कि उस बच्ची को घर में ही दफन कर दिया। जी हाँ, जी हाँ, बड़ी भयानक वो स्थिति थी, इसलिए मैंने जानबूझ करके उसे छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये थोड़ा लोगों को लगेगा कि ये कुछ कल्पना की उड़ान है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो फिर कई महीनों बाद उसे निकाल करके ले जा करके प्रॉपर जगह दफना पाए। तो अब इस तरह की मानवीय स्थितियाँ थीं जो करीब से देखने का मौका मिला, और मैं चूँकि सिर्फ पुलिस अधिकारी होता तो मेरे लिए सामान्य घटनाएं हो जाती, लेकिन पुलिस अधिकारी के साथ साथ मैं लेखक भी था, तो जो कुछ देख रहा था वो मेरी स्मृतियों में टकता जा रहा था। एक और अगर हम चैप्टर की बात करें तो उसमें एक नर्स होती है और नर्स उस वक्त प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पति की गोली की लगने से मौत हो जाती है, और वो भी गोली होती है पुलिस की। ये क्या वाकया था सर? वो एक पतली सी गली थी जिसमें खड़े होकर के मुस्लिम भीड़ थी, और गली के मुहाने पर पुलिस थी, वो पथराव कर रही थी, पुलिस उसको दौड़ा रही थी। उसी बीच में, अब मैं बिल्डिंग का नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन छत पे चढ़ करके पुलिस ने फायरिंग की, और फायरिंग के बाद वो सन्नाटा छा गया। उस समय बारिश भी शुरू हो गई, उपन्यास में उसका जिक्र आया है, बारिश भी शुरू हो गई, तो चारों तरफ कोहरा था, मतलब बारिश की वजह से कोहरा था और कुछ दिख नहीं रहा था। उसी बीच में हम लोग, मैं था और एक रिजवी साहब, मैं एसपी सिटी था, एक मिस्टर रिजवी थे जो एसपी रूरल थे, हम दोनों लोगों ने तय किया कि हमें अंदर घुस के देखना चाहिए कि अंदर क्या हुआ है। तो हम लोग फिर उस गली में गए, और एक जगह ब्लड हमें मिला, बारिश हो रही थी तो ब्लड थोड़ा बह रहा था सड़क पर, वो थक्का नहीं जम पा रहा था। आपको पता है ना, जब खून गिरता है तो थोड़ी देर में वो थक्का जम जाता है। तो उसी ट्रेल, मतलब वो जो ब्लड का निशान था, उसको देखते हुए और तलाशते हुए हम उस घर तक पहुंच गए जहां पर कि वो इंजर्ड आदमी ले जाया गया था। और फिर वो उपन्यास में उसका डिटेल में मैंने वर्णन किया है। अंदर जा करके फिर हमें वो आदमी मिला, वो चारपाई पे पड़ा हुआ था और वो मर चुका था। मतलब हम, जो पुलिस की आंखें थी वो पहचान गई कि अब ये जीवित नहीं है, लेकिन परिवार वालों के मन में कहीं ना कहीं एक मतलब शरीर गर्म था और वो मारने के लिए तैयार नहीं थे कि वो मर चुका है। तो खैर हमने ये कह करके कि भाई ये मजरूब को हम अस्पताल ले जाएंगे, और तब उन्होंने उसे ले जाने दिया, हम लोग उसे ले के बाहर आए, तो लेकिन वो मर चुका था। तो बहरहाल वो मतलब इसका जो मार्मिक पक्ष अब यही है कि मुझे उस बच्चे ने, पता नहीं, हो सकता है ये वो इंटरव्यू देखे तो उसे याद आए, अभी कुछ साल पहले उस बच्चे ने मुझे वो भेजा, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें ये लिखा कि मैं वो बच्चा हूँ। 20 मई 1987 को उस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया था, और उस वक्त आप गाज़ियाबाद में एसएसपी थे, और ये घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ की। मेरठ में ही जगह है, लगती है हाशिमपुरा, कि वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं और दंगे के दौरान एक हिंदू मारा जाता है। उसके बाद एक ट्रक में भरकर कुछ मुसलमानों को लेके जाते हैं नहर के पास, और वहाँ जाकर दनादन गोलियाँ चल जाती हैं। लगभग 41 मुसलमान वहाँ पर वो मार दिए जाते हैं। आज भी मामला गाहे बगाहे सुर्खियों में आ ही जाता है। उसमें शायद पिछले दिनों कुछ सजा भी हुई थी, और उसमें आपने अच्छा खासा बड़े डीप जाके लिखा था। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दर्शकों के माध्यम से कि आप उसे कम से कम थोड़ा डीप में जाके बताएं कि वो क्या किस्सा था, कैसे मतलब आप वहाँ तक पहुँचे, कितनी गहराई से जब आपने उसको लिखा। तो वाकई देखिए, ये घटना थी 22 मई की, 20 मई नहीं, 22 मई 1987। 22 मई, ऐसा, सॉरी। मेरठ में सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, और उन दिनों मेरठ में हर साल 1-2 बार इस तरह के दौर आ जाते थे। मैं गाज़ियाबाद में एसपी था। गाज़ियाबाद मेरठ का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट था, अब तो गाज़ियाबाद कमिश्नरेट बन गया, लेकिन उस ज़माने में ज़िला था। और ये नोएडा जहाँ आज हम बैठे हैं, ये भी गाज़ियाबाद का हिस्सा था। मेरठ में पीएसी ने हाशिमपुरा मोहल्ले से
एग्जैक्ट संख्या तो कभी पता नहीं चल पाई, लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं कि वो 42 या 41 मुसलमान थे। तो 42 मुसलमानों को लेके आए और पहले मुरादनगर एक जगह पड़ती है, जब मेरठ से आप गाज़ियाबाद की तरफ आएँ तो मुरादनगर में एक गंग नहर थी जो सड़क को क्रॉस करती थी, उस पर लाकर उनका इरादा था वहीं सबको मार देने का। अब तो वो नहर पक्की हो गई है, पहले वो कंकरीली थी, ग्रेवल्ड जिसे आप कह सकते हैं, और वो सड़क भी बहुत पतली थी, अब तो सड़क भी बहुत चौड़ी हो गई है। और एक दो ढाबे थे, अब पहले ज़्यादा ढाबे थे, अब एक बार मैं गया हूँ तो मैंने देखा एक ही बहुत बड़ा ढाबा उस पूरे इलाके को कवर करता है। तो वो वहाँ ला करके उन्होंने कोशिश की, पीएससी ने उन्हें उतार के मारने की। शोर हो गया, एक दूध वाली गाड़ी आ गई, तो उससे डर के फिर ये वापस भागे और गाज़ियाबाद में ला करके ये दूसरा, ये जो लिंक रोड थाना पड़ता था, अब भी होगा लिंक रोड थाना, वहाँ पर एक मकनपुर गांव था, जहां अब आज बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियां आ गई, वसुंधरा और कौशाम्बी और ये सब बड़ी सोसाइटियां हैं, बहुत सारे मॉल हैं, ये सब हैं। उस समय वो परती ज़मीन थी। मुझे 10:30 पौने 11 बजे वो नसीम जैदी मेरे डीएम थे, हम लोगों को खबर मिली तो हम दोनों आए वहाँ, और फिर वो दृश्य मैंने देखा। मतलब जो जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आप कभी नहीं भूल सकते, उनमें से एक दृश्य था जिसमें हम तो दूसरे घटना स्थल पे पहुँचे। ये जो लिंक रोड थाने वाला था, जो मुरादनगर थाने वाला था, तो उसको तो तब तो हमें पता ही नहीं था कि वहाँ भी हो चुका है। तो यहाँ आकर के फिर हमने देखा, वो मतलब वो ऐसा दृश्य है जो बयान करना थोड़ा मुश्किल है। बॉडीज़ पड़ी हुई थी नहर के पटरी पर, नहर के अंदर कुछ डूबी हुई थी, कुछ बह रही थी नहर से। अच्छा, वो फिर बॉडीज़ में ये पता लगाना मुश्किल था कि इसमें कोई जिंदा है कि सभी मर चुके हैं, कोई इंजर्ड है, किसी को मेडिकल की मतलब किसी हेल्प दी जा सकती है, बचाया जा सकता है, ये सब पता लगाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बहरहाल एक लंबी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने एक जीवित व्यक्ति हमारे हाथ लगा, उसका नाम था बाबूदीन। बाबूदीन ने फिर हमें बताया पूरा कि क्या हुआ। मतलब वो तो सुनना भी अपने आप में एक बड़ा खौफनाक किस्म का। क्या बताया सर? उसमें बताया कि हाशिमपुरा से हमको उठाया गया, फिर यहाँ आने के पहले आधे घंटे पहले एक नहर पड़ी थी, उस पर ला के मारा गया। फिर वहाँ से लेके जब वहाँ शोर हो गया और गाँव वाले आ गए या एक दूध की गाड़ी आ गई, तो फिर हमें लेके यहाँ आए और यहाँ उतार के मारा। अब जिन्होंने भी किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा ना करे। और लेखक के तौर पे मैं ये तय कर रहा था कि ये जो हो रहा है इस पर मैं लिखूँगा। अलग लिखना बहुत मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि ऐसा अनुभव था और पूरी व्यवस्था इस तरह की थी कि वो लगातार कोशिशें होती रही कि मुकदमा ना दर्ज, पहले ही हुआ मुकदमा ना दर्ज हो, मुकदमा दर्ज हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन बर्बाद कर दिया जाए, अदालतों में गया। मतलब वो एक लंबी जद्दोजहद थी। आप सोचिए कि 1987 से लेकर के, और इसका पहला फैसला जो दिल्ली सेशंस कोर्ट में आया वो शायद 2015 या 16 में आया, मुझे एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, जो सेशन जहाँ से सबका एक्विटल हो गया। तो आप ये सोचिए कि 30 साल एक राज्य ने लगा दिया, जबकि राज्य के लिए चुनौती। कई लोग शायद मर भी चुके होंगे। हाँ, कई मर गए थे। जो असली आदमी था सुरेंद्र पाल सिंह, जो प्लेटून कमांडर, जो इस टुकड़ी का नेता था, जिसने ये किया था, वही मर गया था, और 2-3 लोग मर चुके थे। तो बहरहाल जो जिंदा थे उनको भी सज़ा भी नहीं मिली, वो तो छूट गए, और उन्हें भी ये मुकदमे का फैसला करने में 30-32 साल। मतलब ये मेरा अपना मानना था कि किसी भी राज्य को इसे चुनौती की तरह लेना चाहिए था, खासतौर से एक ऐसा राज्य जिसके पास इतना खूबसूरत संविधान हो। दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास इतना अच्छा संविधान है, जिससे हमारी पूरी पॉलिटी, हमारी सारी राजनीति, हमारी सारी गवर्नेंस जिससे चलती है। उस संविधान के बावजूद हमने 3 डिकेड से ज़्यादा लगा दिया इसका फैसला करने में, और फैसला भी क्या, वो सब छूट गए। फिर हाई कोर्ट में अपील हुई, हाई कोर्ट से सज़ा हुई, अभी सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से उनकी ज़मानत बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील। खैर वो उनका अधिकार है, जो एक्यूज्ड हैं उनका भी अधिकार है। सर, जैसे आपने उस कंपनी कमांडर के मालिक से, जो उनके नेता बता रहे हैं आपके, उनसे कभी फेस टू फेस मिले? हाँ, काफ़ी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने तय किया कि मुझे एक किताब इस पर लिखनी है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसको कि जाया नहीं जाने दिया जाना चाहिए, इसे बताया जाना चाहिए कि हमने क्या किया है। मैं सबसे बड़ा जो सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है, क्यों, वो ये है कि भाई आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? क्यों आप आप उसे पहले कभी मिले नहीं। कोई अगर दुश्मनी हो ना, देखिए मेनली
तो 2-3 कारण होते हैं, जड़ जमीन जोरू, ये सारी एक पुरानी कहावत है। मतलब कोई तो ऐसा कारण हो ना जिससे कि आपके मन में एक तकलीफ या गुस्सा या नफरत भरी हो, आप किसी को मारने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों से आप कभी मिले ही नहीं, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें आपने सेलेक्ट भी सिर्फ इसलिए किया कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं और हेल्दी लोग हैं, उनको ले आए और लाके आपने मार दिया, तो ये कैसे मार सकते हैं? तो मैंने बहुत घंटों बात की सुरेंद्र पाल सिंह, इत्तेफाक से। ये मुलाकात जो होती थी वो जेल के अंदर होती थी? नहीं, जेल के अंदर नहीं, तो गिरफ्तार तो बहुत बाद में हुई वो। मेरे ख्याल 10 साल तक तो ये लोग सस्पेंड भी नहीं हुए, ये अपनी ड्यूटी करते रहे। मैं इत्तेफाक से तब BSF में आ गया था और दिल्ली में पोस्टेड था। 92 में मैं दिल्ली आ गया था। मैं 92 में भारत सरकार आ गया, दिल्ली तो नहीं, मैं बाहर पोस्टेड था, लेकिन दिल्ली हमारा हेडक्वार्टर था, दिल्ली आता रहता था मीटिंगों। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि वो सुरेंद्र पाल सिंह से मुलाकात हो मेरी, और उससे 2-3 बार मुलाकात हो गई और लंबी बातें हुई। मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है। तो मैं जानना चाहता था भाई तुमने मारा क्यों। हालांकि बाद में जब ये किताब ख़त्म होने लगी तो 2 महत्वपूर्ण पात्र थे, एक तो सुरेंद्र पाल सिंह और एक वो कमांडेंट साहब थे जो PSC की 41वीं बटालियन थी जिसकी टुकड़ी थी, वो भंडारी साहब, में उनका पूरा नाम जोत सिंह भंडारी ऐसे कुछ नाम था जी। और वो ये दोनों लोग, इनकी डेथ हो गई। हालांकि भंडारी साहब का कोई इसमें रोल नहीं था, वो तो मैंने पहले क्षण से ही एक तरह से उनको करीब से देखा जब ये, तो उनका, लेकिन कमांड फेलियर तो था, उन्हीं के अंडर में ये सारे लोग थे, इस तरह की हरकत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनका एक कमांड फेलियर तो था ही। लेकिन फिर मैंने इन लोगों से जो बातें की उसका इस्तेमाल नहीं किया अपने किताब में, क्योंकि मुझे लगा कि फिर आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते, फिर कोई भी कह सकता है कि साहब आप अपनी मर्जी से ले। दुर्भाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो हाशिमपुरा ख़त्म हुआ, कई साहब तो 4 डिकेड्स हो गए, उसके बाद भी वो इंडियन स्टेट का व्यवहार कोई बहुत सुधरा नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है। अब तो खैर पिछले कुछ सालों से तो आप देख रहे हैं कि और ख़राबी हुआ है। मतलब वो सब कुछ माइनॉरिटीज़ को ये एहसास कराने के लिए कि भाई तुम यहाँ 2म दर्जे के सिटीजन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल चेतना है, जो मूल भावना है, उसको नष्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें हुई हैं। यह है, अफसोसनाक है। एक किताब है सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस, इस पर एक अच्छी खासी बड़ी किताब लिखी गई है। इसमें हाशिमपुरा को लेकर पूरे डिटेल में इसमें बातचीत की गई है। तो नेक्स्ट एपिसोड जब भी कभी बनेगा तो हम कोशिश करेंगे उस हाशिमपुरा को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या हुआ था, कैसे एक हिंदू मारा गया था, उसके बाद फिर 41 या 42 मुसलमान मारे गए थे PSC के द्वारा। मामला कोर्ट कचहरी तक चला, लंबे समय तक चलता रहा। उसमें कई लोग, जब सज़ा सुनाई गई थी तो उसमें कई पुलिस वाले जो PSC में थे वो मारे भी जा चुके थे, यानी कि नेचुरल डेथ उनकी हो गई थी। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी दिलचस्प किस्से कहानियाँ ये हैं कि पाकिस्तान में भगत सिंह, वो एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है। नेक्स्ट एपिसोड जब भी कभी हम लेके आएंगे तो सर से वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में भगत सिंह को लेकर आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं। एक गाइड मिला, जब यहाँ से एक डेलीगेट्स पाकिस्तान जाता है तो उसमें बहुत सारे लेखक जाते हैं, तो उसमें विभूति नारायण सर भी जाते हैं उसमें, तो वहाँ तो उस गाइड से मुलाकात होती है। तब लगता है कि हमें जैसे हिंदुस्तान में भगत सिंह को बहुत चाहने वाले हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी भगत सिंह को बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये पूरा किस्सा, ये पूरी बातचीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।